सारे सब्सक्राइबर भाइयों और बहनों को अक्षय कुमार का नमस्कार। बाकी जितने भी नए लोग आए हुए हैं, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, 2-4 फाइट मारिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब बाकी ऊपर 2-3 घंटा लटकेगा, सबसे ऊपर वाला घंटा ढंढनाइए ताकि हमारा वीडियो का अपडेट मिले। अब बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बाकी देखते हैं आज परंपरा का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट किया कीजिए, बाकी हम रिस्पॉन्स देंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन जी। परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर था। इसके लेखक कौन थे? परंपरा का मूल्यांकन सब बोलोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव हम रिवीजन करेंगे। अभी परंपरा का मूल्यांकन इसके लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन इसके लेखक कौन है? उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम क्या था? उच्च गांव कि नीच गांव? उच्च गांव। उसके बाद इन्होंने बीए कहाँ से किया था? बीए कहाँ से किया था? बीए कहाँ से किया था? और कब किया था? कब किया था? 1932 में बीए किया था। और उसके बाद एमए किया ना? एमए कब किया? एमए कब किया? कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस सब्जेक्ट में? अंग्रेजी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया था। कब? 1934 में। बीए कब किया? बीए 1932 और 2 साल के बाद 1934 में एमए किए। कौन से सब्जेक्ट पे? अंग्रेजी साहित्य पर। कौन सा सब्जेक्ट? अंग्रेजी साहित्य पर। उन्होंने फिर 1938 ईस्वी में शोध कार्य में क्या किया? काम किया। शोध कार्य कहीं पर कुछ प्रैक्टिकल होता होगा, शोध में काम किया। कब? 1938 ईस्वी में। उसके बाद 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या किया? अध्यापन जारी रखा था। 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या किया? पढ़ाई जारी रखा। और कौन सा कॉलेज में था? नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय से निकल चुका था एमए करके। फिर आगे जाके पढ़ाई किया, वो है बलवंत राजपूत हाई स्कूल, सॉरी बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा। बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा। बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा। हाँ, 1938 से ना 43 तक किया था अध्ययन। हाँ, अध्ययन जारी रखा था 1938 से 1943 तक। कहाँ? बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा। बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा। ठीक। हाँ, 1971 ईस्वी तक। 1971 ईस्वी तक वहाँ पढ़ रहा था क्या? 1971 तक क्या पड़ेगा? 1938 से 1943 तक। 1938 से 43 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। और बलवंत कॉलेज 1971 तक। नारे कुछ जगह लो, चाहे किताब लाओ, निकाल हमारा बैग से। अरे मोबाइल ले लेगा जी, लाना जल्दी से जी। उन्नीस 1938 से 43 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में काम किया। अंग्रेजी विभाग में अध्ययन किया लखनऊ विश्वविद्यालय से 1971। उसके बाद वो बलवंत कॉलेज आगरा गया और वहाँ 1971 तक अध्ययन किया। कहाँ है तुम्हारा जी? 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में अध्ययन किया। अंग्रेजी साहित्य यहाँ ई वाला अलग सेंटर, ई वाला अलग है। और ये वाला फिर जाके राजपूत कॉलेज फिर गया। यहाँ 1938 से 43 तक अध्ययन किया अंग्रेजी साहित्य में लखनऊ विश्वविद्यालय में ही। उसके आगे पढ़ाई करने के लिए फिर दूसरे कॉलेज में गया और उस कॉलेज का नाम क्या है? बलवंत राजपूत कॉलेज। और वहाँ कब तक पढ़ाई किया? 1971 ईस्वी तक पढ़ाई किया। कब तक? 1971 ईस्वी तक। यानी कि 1938 से 43 तक जो अध्ययन किया वो बलवंत कॉलेज आगरा, वहाँ अध्ययन किया था। बलवंत लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से 38 से 43 तक लखनऊ विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो गया कहाँ? आगरा गया, बलवंत कॉलेज आगरा गया और वहाँ जाके 1971 तक पढ़ाई किया। ठीक, चलो पकड़ो, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 30 मई 2000 ईस्वी को। 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में निधन हो गया। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 30 मई 2000 ईस्वी को। ठीक, दिल्ली में हुआ था। प्राय करके सब दिल्ली में मर रहा। तो 30 मई 2000 ईस्वी। 30 मई 2000 ईस्वी। उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति जो था
आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति, उसने क्या किया, इसको पैरवी किया किस चीज के लिए, के.एम. हिंदी संस्थान है, के.एम. हिंदी संस्थान है, उसका क्या बनाया, इसको डायरेक्टर बनाया, निर्देशक बनाया। के.एम. हिंदी संस्थान का डायरेक्टर किसके पैरवी से बना, आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति। आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति किस संस्थान में डायरेक्टर बना, के.एम. हिंदी संस्थान। किस संस्थान में, के.एम. हिंदी संस्थान, ठीक। उसके बाद 1974 में रिटायर हो गया, मतलब के.एम. हिंदी संस्थान में जो डायरेक्टर बना था 1974 के बाद ही बाबू साहब रिटायर हो गया। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ का क्या बना था, महामंत्री बन गया था। प्रगतिशील लेखक संघ का महामंत्री बन गया था और आगरा में ज्वाइन किया था ना, ये प्रगतिशील लेखक संघ आगरा में ज्वाइन किया था 1949 से, हाँ ज्वाइन किया था 1949 से 1953 में, और वहीं पर क्या हो गया, उसी लेखक संघ का महामंत्री बन गया था। फिर ये मार्क्सवाद हिंदी आलोचना वाले लेखक रामविलास शर्मा, यानी कि मार्क्सवाद से ज़्यादा प्रभावित था, ठीक। उसके बाद है जीवनी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था रामविलास शर्मा का, ठीक। रचना, इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, इसके लिए इसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था, निराला की साहित्य साधना। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इस पुस्तक के लिए, इस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था, ठीक। उसके बाद है प्रमुख रचना, और भी बहुत कुछ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र उनका युग। अब जैसे मान लो प्रेमचंद उनका युग है, जो क्वेश्चन शायद है शायद प्रेमचंद। अब प्रेमचंद खुद एक कवि है, खुद लेखक है, इसका मतलब नहीं कि ये वाला किताब प्रेमचंद ने लिखा, उसके बारे में जो है लिखने वाला कौन है, तुम्हारा रामविलास शर्मा ही है। अब नहीं कि प्रेमचंद का नाम आया तो प्रेमचंद ने लिखा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एम.एस. धोनी है, एम.एस. धोनी कोई और था, लेकिन उसका रोल कोई और किया, तो उसी तरह का प्रेमचंद की जीवनी कुछ भी हो डाटा हो, उसके बारे में लिखने वाला रामविलास शर्मा है, ठीक। तो ऐसा अगर रामचंद्र वाला है, एक और है तुम्हारा कवि ही है रामचंद्र, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बहुत फेमस कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सब के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक। उसके बाद है साहित्य। साहित्य मुख्य रूप से क्या होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य मुख्य रूप से क्या होता है, स्वाधीन होता है। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन रहना, किसी दूसरे के अंडर में नहीं है, खुद के अधीन रहना, अपने अधीन है। साहित्य अपने अधीन है, किसी दूसरे के अंडर में नहीं है। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। उसके बाद है सामंती दुनिया में। सामंती दुनिया में अगर किसी देश का योगदान देखा जाए तो वो भारत और ईरान है, भारत और ईरान है। सामंती दुनिया में अगर किसी देश का अगर योगदान देखा जाए तो वो देश तुम्हारा भारत और ईरान है, भारत और ईरान है, ठीक। उसके बाद पूंजीवादी विकास। पूंजीवादी विकास कहाँ हुआ था, पूंजीवादी विकास यूरोप में हुआ था, यूरोप। पूंजीवादी विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, यूरोप। यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक महादेश है, देश नहीं है। यूरोप एक महादेश है और महादेश के अंदर कई सारे देश आते हैं, ठीक। उसके बाद पूंजीवादी विकास में किसका किसका योगदान है, कुछ कुछ नाम है, जैसे रैफेल है, लियोनार्दो विंची है, माइकल एंजेलो इटली, ये सबका देन है, ठीक। ऑप्शन में रहेगा, मार देना। साहित्य का मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा, राजनीतिक मूल्यों की साहित्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। अगर देखा जाए एक पट्टी साहित्य का मूल्य देखा जाए राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा साहित्य के रिस्पेक्ट में, तो कौन अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा साहित्य अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, यानी कि साहित्य वाला अधिक अस्थायी होता है, राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा साहित्य अधिक अस्थायी होता है। उसके बाद है साहित्य का मूल्य हो गया। एक अंग्रेज कवि था जिसका नाम था टेनिसन। टेनिसन एक अंग्रेज कवि था, टेनिसन। टेनिसन एक अंग्रेज कवि था, अंग्रेज मतलब कि विदेशी था, और ये अंग्रेज कवि था। और किस भाषा का, लैटिन भाषा के कवि था ना, हाँ लैटिन कवि था। ये टेनिसन जो है, टेनिसन ये लैटिन भाषा का कवि था। लैटिन जिस प्रकार हम लोग का हिंदी भाषा है, उसी प्रकार विदेश में लैटिन, ग्रीक, यूनान ये सब भाषा है, तो लैटिन भाषा का कवि है, ठीक। उसके बाद है लैटिन भाषा में कुछ नाम आया है जी, वर्जिल। वर्जिल भी एक कवि है, ठीक है, वर्जिल भी कवि है, तो इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं लैटिन से ही होगा। तो वर्जिल भी अगर पूछा जाए वर्जिल किस भाषा के कवि थे, तो लैटिन का। या टेनिसन किस भाषा कवि थे, लैटिन का, ठीक। उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य कवि, लेखक, नाटककार, जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, ये सब कुछ ब्रिटिश लेखककार नाटककार हैं। साहित्य का विकास।
साहित्य का विकास में किसका योगदान है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य, मतलब कि टैलेंटेड लोगों की कमी योगदान का जरूरत है। टैलेंटेड लोग यानी कि प्रतिभाशाली मनुष्य, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तभी जाके साहित्य विकास कर पाएगा। उसके बाद जन समुदाय यानी लोगों के समूह का भी योगदान चाहिए, जाति की विशेष भूमिका होनी चाहिए। फिर है यूरोप का सांस्कृतिक विकास। जब यूरोप का सांस्कृतिक विकास हो रहा था तो उसमें यूनानियों का महत्वपूर्ण योगदान था, वहाँ के यूनान देश के जो रहने वाले लोग थे उसका महत्वपूर्ण योगदान था। फिर 19वीं सदी में दो नाम आया था, शेली और बायरन। शेली और बायरन था 19वीं सदी में, जो क्या किया था, कहीं आंदोलन चल रहा था, शायद हिटलर ने किसी पर आक्रमण किया था, सोवियत रूस पर किसी पर आक्रमण किया था, तो उसी समय ये दोनों महानुभाव क्या कर रहे थे, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के लोगों के बीच, तो शेली और बायरन का नाम आया था। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, कहाँ? सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। और जो हिटलर जो आक्रमण किया था तो कोई विरोध करेगा ना, तो वो विरोधी संग्राम क्या कहलाया था? राष्ट्रीय संग्राम कहलाया था, उस देश का राष्ट्रीय संग्राम कहलाया था। फिर जारशाही रूस, रूस को जारशाही कहते हैं, रूस को जारशाही भी कहते हैं, ठीक है। उसी रूस में, उसी जारशाही रूस में नाम आया तोलस्तो, जो क्या एक प्रसिद्ध साहित्यकार था, विदेशी प्रसिद्ध साहित्यकार था तोलस्टोय। उसके बाद बहुजातीय राष्ट्रीयता का जन्म कब हुआ? सोवियत संघ रूस में हुआ। कहाँ हुआ था? सोवियत संघ। बहुजातीय मतलब कि अनेक जातियों वाला राष्ट्र, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में इतनी सारी जातियाँ कि गिन नहीं सकते हो। हमारे अगर गांव की देखा जाए तो गांव में ही दुनिया भर का जाति है, सोचो पूरा देश में कितना जाति होगा। तो हमारे देश क्या है? बहुजातीय राष्ट्र है, बहुत सारे जात का देश है, दुनिया भर का जात है। लेकिन पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में की है, मुस्लिम है, और उसके अंदर दो चार तरह का मुसलमान होता है, सुन्नी सिया क्या क्या होता है हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे देश में देखा जाए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नेपाली सब कुछ है, हर एक जाति धर्म के लोग बसा हुआ है। तो हमारा देश एक प्रकार का क्या है? बहुजातीय राष्ट्र कहलाएगा। उसी प्रकार बहुजातीय राष्ट्र का जन्म जो हुआ था प्राय सबसे पहले वो सोवियत संघ रूस से हुआ था। सबसे पहले अगर देखा जाए अनेक जातियों वाला देश उत्पन्न हुआ था सोवियत संघ रूस से। उसके बाद है पराधीन जातियाँ, पराधीन जातियाँ जो क्या है? सामंत और पूंजीपति से विकास हुआ है। उसके बाद 1917 में रूसी और गैर रूसी जाति के बीच परिवर्तन हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछेगा बाय चांस कि किस आंदोलन के फलस्वरूप रूसी और गैर रूसी जाति में क्या हुआ था? मतभेद हुआ था, मैंने उसके बीच कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ था। तो 1917 का आंदोलन हुआ था, जिस वजह से जाति और विजाति दोनों के बीच क्या हुआ था? आंदोलन खड़ा हुआ था। भारतीय संस्कृति और इतिहास की देन से कवि का स्थान जो है दिनों दिन क्या हो रहा है? उच्च हो रहा है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन भारत से क्या हो रहा है? भारत जो सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। देश के साधनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में संभव है। प्राय करके बोले थे हमेशा जब भी रहे समाजवादी मारना। देश की साधनों का उपयोग समाजवादी में, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास वो भी समाजवादी में, साहित्य की परंपरा का ज्ञान वो भी समाजवादी व्यवस्था में। सुब्रमण्यम भारती का जो कविता था वो कहाँ के लोग करते थे? उत्तर भारत। उत्तर भारत मतलब कि जैसे ये भारत है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये उत्तर भारत कहलाता है और ये दक्षिण भारत कहलाता है। तो उत्तर भारत का जो लोग है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हरियाणा, ये सब जो है तुम्हारा, ये सब आ गया उत्तर भारत में। ये क्या करता है? ये सुब्रमण्यम भारती का कविता पढ़ा करता है। लेकिन अगर देखा जाए दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, सबसे नीचे तमिलनाडु है। तो ये जो तुम्हारा किसका पड़ता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, तमिलनाडु। ठीक, इतना था क्वेश्चन। चलो अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या है सर? चलो यहाँ तो नेट चलता है खटाखट। वेबसाइट लिख देते हैं, लोग को पता है कि नहीं? MISSION BOARD बोर्ड EXAM.online, इस पर विजिट कीजिए। ठीक है, ये वेबसाइट पर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है, आप आराम से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितना पानी में। ठीक, चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बाकी वेबसाइट खोलो मोबाइल में जल्दी से। उल्टा कहाँ लगाई जी? कहाँ उल्टा? अरे वो सही हो जाएगा सर, वीडियो जब बनेगा ना तो थोड़ा सीधा दिखाएगा। हाँ, वो वासी काल्पनिक है। ऑब्जेक्टिव गया, हिंदी का हो गया, गोधुली हो गया।
काल्पनिक जिसको तू देख छू नहीं सकता। वो बोला काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही है। वास्तविक नहीं आता जल्दी से। आ गया जी, नेट खन खन चलता है यहाँ पे। वो कहाँ कबाड़ा में घर बनाया है पता नहीं चलता है। चलो पहला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। बहुत बढ़िया। 10-12 प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। 4 ऑप्शन है, जो अगर पढ़ा होगा तो गलती मारेगा क्योंकि ये आंसर गलत है ऑप्शन में। जो पढ़ा होगा वो गलत मार के आएगा। पहला ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, दूसरा है वेदांत दर्शन और तीसरा है मार्क्स के विचारों से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मार्क्स लिखे, मार्क्सवादी से प्रभावित था। लिखो, लेखक परिचय में ही दिए हैं मार्क्सवादी, इसीलिए दिए कि ये डाटा शायद आएगा। देखो, मार्क्स से प्रभावित था, मार्क्स का नाम आया है। मार्क्स होगा आंसर, तीसरा नंबर सही है, मार्क्स के विचारों से। किसमें सर? है मार्क्स है, मार्क्सवाद लिखे होंगे हम। कहाँ है जी चैप्टर? लेखक परिचय में है। जन्म मृत्यु के नीचे मार्क्सवाद, हिंदी रचना के लेखक, ये सब से प्रभावित था रामविलास शर्मा। मार्क्सवाद है तो मार्क्स के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन चैप्टर में कहीं आया ही नहीं है। बौद्ध दर्शन आया चैप्टर में, ना वेदांत दर्शन आया ना बौद्ध दर्शन आया, और इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मार्क्स आ गया है, मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन है, जारशाही देश में थी? सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। सोवियत रूस। बताएं, जारशाही उसी को कहा जाता है, बड़ा किया गया है देश का। रूस का सोवियत संघ का बढ़ेगी किया गया है, जारशाही से संबोधित किया है। तो जारशाही क्या है? सोवियत रूस में है। उसके बाद है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की देश भूमिका होती है। ऑप्शन में है पहला नगण्य, दूसरा है निर्णायक, उसके बाद है नकारात्मक, चौथा नन ऑफ दीज। नगण्य मतलब नहीं के बराबर। साहित्य में तो टैलेंटेड लोगों का जरूरत है ना, तो नगण्य तो होगा नहीं के बराबर। उसका नकारात्मक, नेगेटिव लोगों का। साहित्य नेगेटिव लोगों से बढ़ेगा जी। कहीं ना कहीं निर्णायक यानी निर्णय, अच्छा निर्णय लेगा तभी ना साहित्य प्रोग्रेस करेगा। तो निर्णायक आंसर होगा। थोड़ा भाषा में लिखा है, भाषा में लिखा है निर्णायक, यानी कि अच्छा टैलेंटेड लोग अगर वही ना अच्छा निर्णय ले पाएगा, बुतू बकलोल ले पाएगा, तो साहित्य कहाँ से ग्रो कर पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा। तो निर्णायक भूमिका है किसका? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका थी। 2019 में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था? निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, इसके लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था। उसके बाद है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से, जो ही पढ़ा है वो गलत मारेगा क्योंकि ऑप्शन में गलत आंसर है, क्योंकि हम चेक करके आए घर से। क्योंकि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? लिखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन। जातीय अस्मिता की दृष्टि से पहला है विच्छिन्न, दूसरा है वो विच्छिन्न, हाँ। और तीसरा ऑप्शन है ए है, बी है, सी है, डी है। तो सी में ए और बी दोनों, और इनमें से याद करके आया इसीलिए गलत है। बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। किताब निकालो, दिखाते हैं कहाँ पे है। किताब लो, जल्दी से किताब लो। ऑप्शन गलत है, हम चेक करके आज सही कर देंगे। कहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से उठा, दिखा देते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। इसीलिए बोलते हैं किताब पे उंगली रख के पढ़ा करो। हमको खोजना पड़ा अभी घर में कि क्या क्वेश्चन था? विच्छिन्न, ये लास्ट में होगा। वीडियो पॉज कर देते हैं। पेज नंबर क्या था जी? वो विच्छिन्न आंसर है, ठीक, वो विच्छिन्न है। चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद पता चलेगा कहाँ पे। पेज नंबर कितने है जी? पेज नंबर 37 है। 49 है। 58 पेज नंबर 59 है। यही होगा। हाँ, पेज नंबर 59 में पढ़ोगे, मिल जाएगा लाइन, सॉलिड लाइन दिया हुआ है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य की परंपरा का, चालू है ना जी?
हाँ, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। हर तरह का कुछ भी आएगा समाजवादी मारना है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में ट्राई करके जब प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? लिखित कल निबंध है। किस विधा की रचना है? निबंध है। उसके बाद है वायरन किस भाषा के कवि थे? वायरन। अब ये देखो, ये आउट ऑफ तुम्हारा बुक है, लेकिन इसमें तुम दिमाग लगाओगे वायरन, तो पहला ऑप्शन है हिंदी है। देखो कैसे अंग्रेजी दे सकते हैं, हिंदी है, दूसरा संस्कृत है, और चौथा अंग्रेजी है, और उसके बाद फ्रेंच है। तो देखो हिंदी तो हो नहीं सकता क्योंकि इंडियन नहीं है, संस्कृत हर जगह नहीं होता है, उसके बाद फ्रेंच एक फिक्स जगह पे फ्रांस में ही फ्रेंच बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जब कोई लैंग्वेज नहीं दिया हो तो अंग्रेजी मार देना है, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। हम भारतीय होकर भी अंग्रेजी जानते हैं, तो ज़्यादा मतलब कि वो अंग्रेजी जानता होगा, क्योंकि फ्रेंच नहीं, क्योंकि फ्रेंच किसी खास देश का भाषा है, जैसे हमारा हिंदी किसी खास देश का भाषा है। भारत के अलावा, नेपाल के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, बांग्लादेश के अलावा और किसी देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो ये सब भाषा क्या है, लेकिन अंग्रेजी की बात किया जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह बोला जाता है। तो ये फ्रेंच नहीं हो सकता, हिंदी नहीं हो सकता, संस्कृत तो अंग्रेजी हो सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, बट ये आउट ऑफ बुक है, बुक में ऐसा नहीं दिया, पूरा खोज मारे कहीं नहीं बुक में मिला। ठीक, उसके बाद है तार सप्तक। ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाया, लेकिन इसमें भी कॉमन सेंस यूज किए। तार सप्तक, ये आउट ऑफ बुक है। तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? तो इसी में देखो सप्त, सप्त मतलब सात, सप्त मतलब सात, सप्तम क्लास, सप्तम क्लास, अष्टम क्लास, सप्त मतलब सात। तो सात कवियों का क्या है, कविता संग्रहित है। तो ये सात याद रखना है। कहाँ से उठाया हमको भी नहीं पता, कहीं किताब में खोज मारे नहीं मिला, ना लेखक परिचय मिला, ना चैप्टर में मिला। हम एक बार फिर चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरह का था। उसके बाद है एथेंस किस महादेश में आता है? एथेंस, एथेंस किस महादेश में था? हम दो देश का नाम लिए थे, एक अमेरिका लिए थे और एक एथेंस लिए थे। अमेरिका में जब गुलामी था तो उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब एथेंस गुलामी था तो पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। ये स्टेटमेंट बोले थे, और कहाँ बोले थे वो भी दिखा देते हैं। गुलामी अमेरिका में थी, गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो क्वेश्चन क्या था, एथेंस किस महादेश में आता है? तो एथेंस यूरोप महादेश में आता है। एथेंस किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में आता है। मिला जी? मिला, ठीक। उसके बाद है साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? ऑप्शन है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राजधीन। पराधीन, स्वाधीन, उसके बाद है कालाधीन, राज्याधीन, स्वाधीन होगा। साहित्य अपने अधीन है, उसको कोई अंडर में नहीं रख सकता है। साहित्य क्या है? अपने अधीन में। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। ठीक, उसके बाद है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन बोलिए सर। धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस बताते हैं, क्या यूज कर कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि ये भी आउट ऑफ बुक है। आउट ऑफ बुक है, कहाँ से बनाया ऑब्जेक्टिव पता नहीं, ये चैप्टर में नहीं था ये सब चीज। तो सभ्यता का हर स्तर, सभ्यता का हर स्तर, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धर्म युद्ध, पहला ऑप्शन है धर्म युद्ध। ठीक, दूसरा है कर्म युद्ध, कर्म युद्ध, पानी कते छोड़ा है जी। तीसरा है वर्ग युद्ध, दूसरा है वर्ग युद्ध, और चौथा है द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध। अब इसमें तुम्हें दिमाग लगाओ, ये सभ्यता है, सभ्यता मतलब कि कल्चर, हमारी संस्कृति, वो सब चीज़ है। तो उसमें क्या धर्म युद्ध का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। कर्म युद्ध का कोई लेना देना। वर्ग युद्ध और द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध मतलब फटाफटी दो लोग मिलकर कर रहा है। वह धर्म युद्ध किसी धर्म के लेकर लड़ाई करना, कर्म युद्ध किसी कर्म को लेकर लड़ाई करना, वर्ग युद्ध, वर्ग मतलब जाति, वर्ग मतलब जाति, वर्ग भेद होना, जाति भेद होना। तो कहीं ना कहीं ये आंसर सही है, बाकी वर्ग युद्ध सी नंबर सही है।
ये वाला वर्ग युद्ध, वर्ग मतलब जाति, और इसमें जातीय और अस्मिता की दृष्टि से काफ़ी कुछ आया, जातिवाद तुम्हारा हो गया, समाजवाद तुम्हारा, और बहुत कुछ आया था। तो ये तुम्हारा वर्ग युद्ध सही है, बाकी किताब में ये चीज़ नहीं है। ठीक, यहाँ से देखना वर्ग युद्ध रैंक में सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता है, तो वर्ग युद्ध नहीं हो सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है, ये स्वाधीन होता है। ओ विच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ कोई बताया था कल, ओ विच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ अटूट, और हम भी बताए थे। ओ विच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अटूट होता है, लगातार होता है, बिल्कुल एकदम अटूट, कभी टूटे ना, उसी को क्या बोलते हैं, अटूट। टूट मतलब टूटना, वो मतलब नहीं, जो कभी ना टूटे उसे अटूट कहते हैं। ठीक, उसके बाद है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, संस्कृत, हिंदी, उसके बाद इतिहास, अंग्रेजी। अरे बीच बीच में डंगाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो पॉज करते हैं। चलो देखो, अंग्रेजी विभाग में अध्ययन किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से ना, एमए जो कर रहा था अंग्रेजी साहित्य से कर रहा था 1934 में, 32 में बीए किया, 34 में एमए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, और उसके बाद 38 से 43 तक भी लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और उसके बाद कहाँ गया, आगे के लिए कहाँ गया, बलवंत कॉलेज आगरा गया, और 1976 की 73 तक 1971 तक अध्ययन किया। उसके बाद 1938 में 1974 में रिटायर हो गया, 1974 में रिटायर हो गया। किसके प्रमोशन से, नौकरी, कुलपति के प्रमोशन से। क्या चीज, किस संस्थान में डायरेक्टर बना था, KM हिंदी संस्थान, KM हिंदी संस्थान डायरेक्टर बने थे। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। उसके बाद है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था, 1932। एमए कब किया था, 1934। किस भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में। किस भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में। चलो ठीक है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया, लखनऊ से। बीए भी किया, एमए भी किया, और एक्स्ट्रा भी 4 साल किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया था। उसके बाद है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, प्रेमचंद्र उनका युग किनकी रचना है, रामविलास शर्मा का। उसके बाद है लैटिन कवि कौन है, आ गया क्वेश्चन, लैटिन कवि कौन है, ऑप्शन देंगे। लैटिन, पहला ऑप्शन है वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के। तो वर्जिल का आया था, और एक आया था टेनिसन, दो ठो लिखे थे अभी तुरंत, टेनिसन और वर्जिल, ये दोनों का कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से लिंक था। तो लैटिन कभी कौन आएगा, वर्जिल, क्योंकि वायरन का कुछ भी डाटा नहीं दिया, सिर्फ नाम आया था वायरन और ना रे, वायरन और 2 नाम लिखे थे जी, जो आंदोलन में कुछ किया था 1917 के आंदोलन में। शेली और वायरन, उसका कुछ लिंक नहीं दिया कि वो किस भाषा में क्या था, लेकिन वर्जिल का दिया था, वर्जिल और टेनिसन जो क्या था, लैटिन भाषा के कवि था। चलो आगे देखते हैं। अज्ञे ने तार सप्तक कथ संपादित किया आउट ऑफ बुक, ये हमको पता नहीं है, आंसर है 1943। अज्ञे अब कौन है, अज्ञे पता नहीं कहाँ से आ गया, हम भी कहीं गूगल से कहीं से ऑब्जेक्टिव उठाया है। उसके बाद है रामविलास शर्मा, और बीबीडी से भी उठा है। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक के डायरेक्टर बने थे, ऑप्शन है KM हिंदी संस्थान, KM हिंदी संस्थान। उसके बाद है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। उसके बाद है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है, साहित्य में विकास प्रक्रिया यानी कैसे कैसे साहित्य विकास होता है, उसका प्रोसेस बताना है, हाँ क्या हुआ, क्या झगड़ा कर रहा है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, ठीक है। पहला है समाज की तरह, कॉमन सेंस यूज करना, ये हमको बुक में मिला नहीं जी। जंगल की तरह, सी नंबर शहर की तरह, और चौथा है परिवार की तरह,
परिवार की तरह। समाज की तरह। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। क्या है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संसार है? जंगल की तरह क्या होगा इसमें? साहित्य में जंगल का क्या योगदान, शहर का क्या योगदान, या परिवार का क्या, किसी पर्सनल परिवार का क्या योगदान? कहीं ना कहीं समाज का योगदान होता है, तभी जाके साहित्य प्रोग्रेस। तो तुम्हारा ये वाला सही है, ठीक। इसलिए जो भी क्वेश्चन नहीं बने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आखिर क्या हो सकता है, ऑप्शन देख के ही क्या करना है, थोड़ा सा सिलेक्शन करना है। सही नहीं मिलेगा, कौन वाला? गलत गलत है, शाम तक सही हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आज डाल देंगे आज, ठीक है। आज हमको आज तो टाइम है, समय ये है, आज लगता है हम 12 चैप्टर डाल देंगे। टोटल 12 चैप्टर का गद्यांश से गद्य वाला सबका ऑनलाइन टेस्ट डाल देंगे, ठीक। उसके बाद संस्कृत का डाल देंगे। संस्कृत डाल दे पहले, संस्कृत डाल दे। 3 चैप्टर पढ़ा दिए मेरे, नहीं। 3 चैप्टर पढ़ा है, 3 चैप्टर पढ़ा है, 3 चैप्टर का डाल देंगे, टेस्ट देना। उसके बाद है निराला की साहित्य साधना। क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ 5 चैप्टर संस्कृत पढ़ा दिए हैं, यहाँ 2 पढ़ा दिए हैं, यहाँ 2 पढ़ा दिए हैं, 3 पढ़ाए हम किसी को, पढ़ाए ना 2 रोक रहे। हाँ तो उस पढ़ाए जी, तुम लोग को भी पढ़ाए। हाँ अलग का था बोला पढ़ाए, तो तू भी पढ़ा है, ठीक है। चलो उसके बाद है निराला की साहित्य साधना। संस्कृत बहुत आसान है, ये 15 दिन मेरे लिए काफ़ी है संस्कृत का, क्योंकि छोटा छोटा होता है। संस्कृत का हिंदी करेंगे, कथा कहानी लिखा देंगे, नोट से दे देंगे, मस्ती से मजे रहो। हिंदी खत्म होने के बाद संस्कृत खींच देंगे बहुत फास्ट, उसके बाद व्याकरण चलेगा। उसके बाद आज छपैया कर देंगे, वो दे दिया, आज छपैया हो जाएगा। बाकी पतल की बुक है तो कहानी बुलाई जी, ऐसे मौज मस्ती करके पढ़ लेंगे। दही वाली मंगम्मा याद है ना? मजा है ना, मजा है जी। तो 4 चैप्टर उसी तरह कहानी वाला, उसका टेंशन मत लो। चलो निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? आउट ऑफ बुक में नहीं है, याद कर लिया है बकलोल। ऑप्शन में 3 खंड है, ऑप्शन में 3 खंड है, ठीक है। ऑप्शन में है लड़का रे देवराज सिंह कहाँ गया? देवराज सिंह नहीं आया, तू छोड़ा का घर बन रहा है, इसी में बिजी है। आदिम का शब्द होता है, आदिम ये वर्ड मीनिंग से दे दिया लगता है। आदिम का यहाँ से थोड़ा सा दिमाग यूज करना, थोड़ा सा कॉमन यूज करना। क्या है? पहला है अति प्राचीन, अति प्राचीन। दूसरा ऑप्शन है अति सुखदाई, फिर बात कर रहा है सी नंबर अति सुंदर, और चौथा अति कुरूप। आदिम तुम्हारा साहित्य वाला चैप्टर से है, ठीक। एक बात बताओ, इस साहित्य में सुंदर और खूबसूरत कहाँ से आ गया जी? साहित्य कहीं सुंदर और खूबसूरत होता है या बदसूरत होता है? कुरूप मतलब बदसूरत, सुंदर मतलब खूबसूरत। और उसके बाद सुखदाई, काम ऐसी कूलर लगा जो सुख महसूस होगा। यानी कि अति प्राचीन, यानी कि बहुत पुराना हो सकता है। प्राचीन मतलब पुराना, अति मतलब बहुत पुराना। तो आदिम का अर्थ होता है बहुत पुराना, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे? धर्म के ज्ञान से, पहला ऑप्शन है धर्म के ज्ञान से। दूसरा है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्या होता है ऑप्शन याद रह जाता है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से। उसके बाद है इतिहास के ज्ञान से, तो प्रगतिशील आलोचना इस चैप्टर में साहित्य वाला चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा साहित्य के ही परंपरा के ज्ञान से होगा। कला का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, धर्म का ज्ञान कोई लेना देना नहीं है इससे। साहित्य का चीज है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से क्या होगा? विकास होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? यानी रामविलास शर्मा जी को पुरस्कार मिला होगा, बढ़िया कांड कर रहा था तो कांड के लिए क्या किया, इसको पुरस्कार मिला। तो पुरस्कार मिला तो ये अपना जो पुरस्कार मिला किसको दान दे दिया? अरे सुन रे, गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो ये कहीं क्वेश्चन हमको नहीं मिला, ना लेखक परिचय मिला, ना कहीं मिला। अब कहाँ से क्वेश्चन बनाए पता नहीं। वो पहले रट चुका है, उसको पूरा 2400 चैप्टर उसका जो है हम ऑब्जेक्टिव लिखा दिए हैं। तो भारत सरकार को दिया, ठीक।
ना रे कॉपी में नोट करवाए, सारा ऑब्जेक्टिव कॉपी में नोट किया, कॉपी में नोट करवाए, लैपटॉप खोल लेते थे कॉपी में नोट करता था। उसके बाद है भारत सरकार को दे दिया था, याद रखना, भारत सरकार को दे दिया था। कहाँ से क्वेश्चन आया हमको पता नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किन की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किन की रचना है? खुद एक वैज्ञानिक, खुद एक कवि है, लेकिन इसका भी बारे में कोई लिखा कौन? रामविलास शर्मा। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका भूमिका महत्वपूर्ण है या निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। तो पूंजीपति करोड़पति हमारा साहित्य में कोई लेना देना नहीं। परिश्रमी तो कितना हार्डवर्क करता है, ओकरा से कोई लेना देना नहीं। भाग्य तोरा तकदीर तोरा कत्ते बढ़िया, ओकरा से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं तो साहित्य में ग्रो करोगे। यानी कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की वजह से क्या है? साहित्य ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगला है समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? पाश्चात्य संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, नगरीय संस्कृति। प्राचीन संस्कृति। हाँ, पुरानी संस्कृति। प्राचीन मतलब पुराना होता है, प्राचीन मतलब पुराना होता है। पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं लिंकेज है समाजवादी व्यवस्था को ग्रो करने में, कहीं ना कहीं पुरानी सभ्यता संस्कृति क्या है? वो लिंकेज है। उसके बाद है आदिम का अर्थ होता है आदिम, अभी लिखे थे अति प्राचीन। उसके बाद है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, जातिवाद के लिए, परिवारवाद के लिए। तो जब भी बोले हमेशा रहना है समाजवाद मारना है, हमेशा समाजवाद मारना है, क्योंकि हमेशा जितना भी है समाजवाद, हमेशा जो चीज़ हुआ समाजवाद के लिए ही हुआ, तो इसका भी आंसर समाजवाद होगा। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 30 अक्टूबर 2000 दिल्ली में हुई थी। 30 मई था, चलो ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा गुलाम देश था? ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था? अमेरिका और एक देश का नाम बताए थे, ऑप्शन सुनना। भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस यूरोप के अंदर आता है। दोनों देश गुलाम था, बट अमेरिका कुछ उतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन एथेंस ने पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था, पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था। उसके बाद है किस वर्ष की क्रांति के बाद, यह भी क्वेश्चन दे दिया गया, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? किस क्रांति के कारण? ऑप्शन है 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। तो 1917 की क्रांति और क्रांति का हम दिए थे, कल डाटा दिए थे 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति की वजह से दोनों में मतभेद हुआ था और कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। उसके बाद है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो रूढ़िवादी है, या जो लकीर के फकीर है, या जो साहित्यकार बनना चाहता है, या जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है? जो साहित्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन, साहित्य तो दुनिया भर का साहित्यकार है जी, साहित्यकार दुनिया भर का है, लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पाया। अगर भारत हमारा देश गुलाम तक, कहीं ना कहीं साहित्यकारों का योगदान है, लेखक कवि का योगदान है कि उसकी भाषा से लोगों के अंदर आग लगा और देश के लिए क्या किया? अपना जान दिया। देश के लिए क्या किया? जान दिया। कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा, उसके अंदर मोटिवेशन है कि नहीं हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्या करेगा? हमारा शोषण करेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर आग लगा तभी ना अंग्रेज को खदेड़ के भगाया जी, नहीं तो सब मर्तुका आदमी है, सब जैसे चलता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आग लगाया, तब ना कोई एक्टिव हुआ तो धीरे धीरे एक्टिव हुआ, तो पूरे क्या किया? अपना ग्रुपिंग बनाया, आंदोलन किया, देश आज़ाद हो गया। तो ये सब साहित्य का ही कमाल है कि हाँ, कि वो कुछ लिखा, कुछ भड़काऊ बात लिखा, और वो भड़काऊ बात किसी को दिल में चुभ गया और एक्शन ले लिया। हाँ, और रिएक्शन हो गया। रिएक्शन का नतीजा है कि तू अभी ऐसे कर रहा है। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। साहित्य की गर्मी लग रहा है रे, कारण घूम है ना, खिड़की के बाहर नहीं है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? पहला, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबंधित करता है, जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, जो जातिवाद का पोषक है। जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, पहला है, देते कहाँ से दिया है क्वेश्चन, देखो
जैसे बोल रहे हैं